तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी पुस्तक है उस पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए जो यहाँ पर जो निम्नलिखित प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है तीसरे का कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी समाचार पत्र के लिए वेतन लेकर काम करने वाला जो पत्रकार होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार होता है। और पत्रकार तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। एक पूर्णकालिक पत्रकार होता है, एक अंशकालिक पत्रकार होता है, ठीक है, और एक इसी तरह से पत्रकार होता है। मैंने आपको अभिव्यक्ति माध्यम की जो वीडियो बनाई थी ना उसमें आपको समझा रखा है। पूर्णकालिक पत्रकार यानी कि फुल टाइम वर्कर होता है ये, ठीक है, या फुल टाइम काम करने वाले होते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं ये, और इनको एक फिक्स सैलरी मिलती है महीने का, ठीक है। एक होते हैं अंशकालिक पत्रकार, ठीक है, और एक उससे भी आते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है। एक अंशकालिक जो होंगे जहां तक है वो आपका यहाँ पर कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, और एक होते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होते हैं, ये एक अपना यूनिक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और जहां पर ज्यादा पैसा मिल रहा होता है उस हिसाब से ये शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा अभिव्यक्ति माध्यम की जो मैंने सीरीज की वीडियो बनाई है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, तो उसका वीडियो लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने ये पूछा था कि क्या उसका पार्ट 2 का वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 2 का वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उस हिसाब से मैं देख लूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। नाटक लिखते समय नाटककार को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, इन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए। तो देखिए, नाटक लिखते समय जो नाटककार होता है उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, नाटक को यहाँ पर नाटक की तरह प्रस्तुत किया जाए और प्लस में भाषा, चरित्र, ठीक है, नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन बना के रखा जाए। परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, आदि का पूरा ध्यान यहाँ रखना चाहिए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहाँ खुला था। तो भारत में प्रथम छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था बच्चों, ठीक है। कब खुला था? 1556 में गोवा में। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर, और चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखेंगे वो 60 शब्द यानी कि 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये वर्ड लिमिट बताई गई है, ठीक है। देखिए, जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताया है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि अगर कुछ वर्ड्स कम भी लिखे हैं मैंने यहाँ पर तो आप अच्छे से उसको समझ लें, और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पूरा डिटेल में आप लिख करके आए, जो वर्ड लिमिट वहाँ पेपर में दी रहेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4th का कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से प्रिंट माध्यम की खूबियों का वर्णन कीजिए। जो प्रिंट माध्यम होता है, प्रिंट माध्यम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो न्यूज़पेपर होते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपकी बुक्स होती हैं, जो मैगजीन होता है आपका, ठीक है, पत्रिकाएं जिसको आप कहते हैं, और इस तरह से जो चीजें होती हैं जो छपी हुई होती है ना वो यहाँ पर प्रिंट माध्यम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर खूबियों के बारे में बताना है। तो देखिए, खूबियां यानी कि अच्छाइयाँ जिसको आप कह सकते हैं, तो इसमें पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई बुक आपके सामने खोल करके रख दे, जैसे आपकी एनसीईआरटी की हिंदी की बुक हो, अंतरा या अंतराल वाली, ठीक है, या अभिव्यक्ति माध्यम की बुक हो, तो उसमें आपको पूरा टाइम मिलेगा उसको पढ़ने का, उसको सोचने समझने का। तो ये इसका एक फायदा होता है। अगला, प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काट कर लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप कुछ यहाँ पर जीवन में बहुत बड़ा कर जाते हैं, जैसे कि सीबीएसई टॉप कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका नाम हर एक अखबार में छपेगा कि फलाना फलाना लड़का या लड़की जो है यहाँ से दिल्ली की रहती थी और इन्होंने टॉप किया था, ठीक है। तो आपका जो फोटो वोटो होगा एकदम मस्त फर्स्ट पेज पे छपेगा। तो आप उसको काट करके रख सकते हैं अपने भविष्य में आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए। ये देखो, तुम्हारा पिताजी जो है, यानी आपके जो बेटे होंगे, या अगर आप लड़की हैं तो आपके बच्चे होंगे, तो आप दिखाएंगे कि ये देखो तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे माताजी जो है एक जमाने में सीबीएसई टॉप किए थे, ये देखो हमने आज भी काट के रख रखा है वो अखबार का कटिंग, देख रहे हो तुम, ठीक है। तो ये फायदा होता है। अगला, कहीं से भी, बीच में से भी और कभी भी पढ़ सकते हैं इसको। जैसे एक अखबार है, ठीक है, वो 16-17 पेज का अखबार होता है, उसको आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बीच में से कहीं से भी आप खोल करके पढ़ सकते हैं। किताब भी तो यही होता है ना, मोटी सी किताब होती है तो बीच में से खोल करके पढ़ने लग जाइए कोई सा चैप्टर किताब में, या शुरू का कुछ भी पढ़ लीजिए, है कि नहीं। तो ये सब यहाँ पर प्रिंट माध्यम की खूबियों के अंदर, यानी जो अच्छाइयाँ होती है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है।
तो नाट्य विद्या में समय के बंधन का विशेष महत्व है। जो नाट्य विद्या होती है, जहां पर नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कोई भी नाटक दिखाया जा रहा है, तो वहां पर टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर नाटक बहुत ज्यादा लंबा चलेगा तो ये उबाऊ हो जाएगा, जिसमें ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है समय का बंधन जो होता है उसका नाटक विद्या में बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। नाटककार को समय के बंधन का अपने नाटक में विशेष ध्यान रखना होता है और इस बात का नाटक की रचना पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। नाटक को शुरू से अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। ठीक है, नाटक जो होता है उसको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट के दौरान जो है उसको पूरा होना होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाटक से प्राप्त होने वाला रस जो है वो कौतूहल आदि प्राप्त नहीं हो पाता। नाटक का मंथन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। नाटककार चाहे अपनी किसी जो सो कि भूतकालीन रचना को ले या किसी अन्य लेखक की रचना को, चाहे वह भविष्य काल की ही हो, वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा। तो प्रेजेंट में रह करके उसको चीजें दिखानी पड़ेगी। इसीलिए नाटक के मंचीय निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो वह वर्तमान काल में ही घटित होगा या खेला जाएगा। इसके साथ साथ ही नाटक के प्राय 3 अंक होते हैं, प्रारंभ, मध्य और समापन। ठीक है, अतः इन अंकों को ध्यान में रखते हुए भी नाटक को समय सीमा में बांटना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया नाटक के अंदर समय का बंधन क्या होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कहानी लेखन में द्वंद्व और संवाद का योगदान अति महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। कहानी लेखन में जो आपका द्वंद्व होता है और संवाद होता है, इसका क्या यहाँ पर योगदान हमें देखने को मिलता है। तो समझिए इसको द्वंद्व के बारे में। देखिए कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। ठीक है, और द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी को रोचकता बनाए रखता है। ठीक है, कहानी का जो इंटरेस्ट है ना, द्वंद्व वो बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय है यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती है। ठीक है, उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए और कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। तो ये आपका द्वंद्व के बारे में बातें रही। अगला है संवाद। कहानी में संवाद का विशेष महत्व है। संवाद ही कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं। ठीक है, संवाद क्या करता है, कहानी में जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कहानी होता है। ठीक है, मतलब कहानी के अंदर जो पात्र वगैरह होते हैं उन सबको स्थापित करते हैं और उनको डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। साथ ही कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और संवाद क्या करते हैं, जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकता उसे संवादों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सामने लाते हैं। ठीक है, संवाद पात्रों के स्वभाव पर पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। और 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो रचनात्मक लेख काइंड ऑफ आप इसको निबंध समझ सकते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपको दे दिया रहेगा, तीनों में से किसी एक पर आप यहाँ पर रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक दिया है पहला है चंद्रयान 3 की सफलता पर मेरी प्रतिक्रिया। ठीक है, जो हमारा चंद्रयान 3 गया था और वो लैंड किया था ना वहां पर आपका चांद पर, तो उसका क्या रिएक्शन है, आपको आपका क्या रिएक्शन था उसको लेकर के, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, या फिर आप इस पे लिख सकते हैं कि जब मैं पेड़ की छांव में बैठी, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगला है महानगरीय जीवन की चुनौतियां। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक पर आप यहाँ पर 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। मैंने ये 3rd वाले पर लिख करके आपको बताया कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका टॉपिक आ जाएगा, किस पर लिख रहा हूं मैं, तो महानगरीय जीवन की चुनौतियां जो है इसको लेकर के रचनात्मक लेख लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखना शुरू करना है, तो महानगर एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े शहर व फैक्ट्री जो है कि दफ्तर, स्कूल आदि होते हैं। ये सब अनगिनत सुख सुविधाएं होती है जिनसे आमतौर पर लोग प्रभावित होकर महानगरों में बसने का प्रयास करते हैं। लेकिन महानगर को विभिन्न समस्याओं वाला नगर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग गांव से पलायन करके शहरों में जाना पसंद करते हैं, जिससे कि वहाँ की आबादी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, गांव में देखा जाए तो गांव में ज़्यादातर लोग बोलते हैं चलो शहर, चलो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि। लेकिन इससे ये हो रहा है वहाँ की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आम जनता का रहना बद से बदतर होता चला जा रहा है नगरों के अंदर। ठीक है, लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। उदाहरण के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है।
ठीक है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि पानी कितनी बड़ी समस्या है, पानी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार किल्लत हो जाती है पानी की। महानगरों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की इतनी किल्लत होती है कि सप्ताह में 1 या 2 ही दिन उन्हें पानी मिल पाता है। आजकल तो बिजली संकट भी एक मुख्य समस्या के रूप में देखा जा सकता है। दिल्ली में तो आजकल बिजली भी कटने लग गया है, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता रहता हूँ। गाँव की बिजली तो जाती ही रहती है, लेकिन आजकल नगरों की बिजली भी जाने लग गई है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। बिजली ना होने की वजह से पानी और भी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब बिजली नहीं होती है तो बहुत तरह की समस्या आ जाती है। बिजली नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं होगा तो पंखा नहीं चलेगा, गर्मी के महीनों में और हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। शहरों के अंदर ना बच्चों बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। खासकर गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की बात करें तो यहाँ पर लेकिन तब भी एक गाँव के लोगों का लगता है कि शहर उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर भी देखा जाए तो गाँव के लोगों को क्या लगता है कि अरे चलो शहर, चलो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये जो रचनात्मक लेख है वो लिख करके दिखाया है। 100 शब्दों का वर्ड लिमिट दिया गया था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया। बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली आपको अपना दिमाग लगा करके लिखना होता है, मार्क्स नहीं कटते हैं, बस मात्राओं का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और वर्ड लिमिट क्या दी गई है 60 वर्ड्स यानी कि 60 शब्द, ठीक है। इतने में आपको आंसर लिखना है। तो चलिए जी देखते हैं। छठे का पहला क्वेश्चन है कि कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बार यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी आने की काफ़ी संभावना है। तो कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों की अगर बात करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, कवि कविता में भावों और विचारों के साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे अभी होली चल रहा है, ठीक है, तो होली के लिए मैं बोलूंगा क्या आवश्यक तत्व है, तो होली के लिए तो भैया यहाँ पर पहले आपको खुश रहना पड़ेगा, रंग चाहिए होंगे, ठीक है। आप दोस्तों के साथ होली खेलेंगे, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर घटक होंगे, ठीक है, आवश्यक घटक जिसको आप कह सकते हैं होली के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से कविता लेखन के लिए जब कविताएं लिखी जाती हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या क्या आवश्यक प्रमुख घटक चाहिए होते हैं, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर कल्पना, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कविता का, मतलब जो कवि होता है ना, जो पोएट होता है कविता लिखने वाला, उसके दिमाग में ना इमेजिनेशन अच्छा खासा आना चाहिए, जिसको वो शब्दों के माध्यम से उतार सके, और रीडर, पाठक जो हम लोग पढ़ते हैं वो अच्छे से पढ़ के उसका आनंद ले सके। कल्पना के द्वारा कवि कविता में जीवन के सत्य के मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। जो उसका इमेजिनेशन होता है कवि का, पोएट का, तो वो उस इमेजिनेशन के द्वारा जीवन के जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उन सभी को प्रकट करता है कविता के अंदर, ठीक है। कवि को केवल कोरी कल्पना से बचना चाहिए, जो एक कोरी कल्पना होती है ना, उससे कवि को यहाँ पर बचना चाहिए। आगे देखिए बताया गया है, सहज संप्रेषण शक्ति कविता कवि अपने लिए नहीं लिखता, वरन उसका लक्ष्य अपने भावों और विचारों से समाज को परिचित कराना होता है, ठीक है। तो कवि जो होता है, कविता अपने लिए तो लिखता नहीं है, वो पूरे समाज के लिए लिखता है एक तरह से, ठीक है। और जो भी उसके विचार है वो किस तक पहुंचने चाहिए, सोसाइटी यानी समाज तक पहुंचने चाहिए, इसलिए वह अपने भावों का साधारणीकरण करता है। सहज व सरल भाव पाठक को कविता के साथ बांध देते हैं, ठीक है। अगर कोई सी भी कविता जो है सहज है, सरल है, आसानी से हम उसको पढ़ के समझ सके, तो हम एज अ रीडर, एज अ पाठक जो कविता को पढ़ते हैं, तो हम काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे कविता से, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कविता लेखन के आवश्यक घटकों के अंदर। और क्या चीजें आप लिख सकते हैं, भाव एवं विचार की अनुभूति कविता भावों का प्रबल आवेग है, ठीक है। मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां कवि पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिए सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, कविता की उस ऊंचाई तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता जहां पर कवि पहुंच जाता है, क्योंकि कवि की आत्मशक्ति प्रबल होती है, ठीक है। जैसे देखिए आप कोई कविता लिखते हैं तो आपको पता है ना कि उस कविता का एक्चुअल मतलब क्या है, लेकिन अगर वो कविता समाज का कोई व्यक्ति पढ़ता है
तो वो 20%, 50% या 80% तक समझ सकता है कि वो कविता में क्या कही जा रही है, लेकिन एक्चुअल जो 100% पता होता है वो यहाँ पर कवि को यानी पोएट को ही पता होता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कविता लेखन के प्रमुख घटकों के अंदर। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस वीडियो से लाभ ले सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है। तो इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया बन गया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप है। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों कहा गया है। इन्हीं दो न्यूज चैनलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि टेलीविजन जो है बच्चों, टीवी जो है वो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों है, ठीक है, और दो न्यूज चैनल के बारे में आपको बताना है। तो देखिए टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा करता है, ठीक है। टेलीविजन के द्वारा हम सूचना दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और मनोरंजन भी यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। और ये सभी को ये फुलफिल करता है। और अगर हम बात करें दो विश्वसनीय टीवी चैनल की जो मतलब न्यूज़ चैनल है, ठीक है, तो आप आज तक और एबीपी न्यूज़ के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों?